जी हाँ शिक्षक साथियों, जो फॉर्मेट आपको भर करके जमा करने हैं, जिसके नहीं जमा करने से आपका वेतन रुक जाएगा, वो फॉर्मेट आपके स्क्रीन पर है। यह फॉर्म भर करके आपको हर हाल में 31 जनवरी 2026 से पहले, जी 31 जनवरी 2026 से पहले आपको जमा कर देना है। और अगर यह फॉर्म आप जमा नहीं करते हैं तो आपका वेतन जनवरी महीने का रुक जाएगा। आइए देखते हैं कि इस फॉर्म में आपको कौन कौन सी जानकारी देनी है। यह फॉर्म आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हम वहां यह फॉर्म अपलोड कर चुके हैं। एनक्यू स्टडी पर व्हाट्सएप चैनल है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं। आइए देखते हैं। फॉर्म है कि डिक्लेरेशन ऑफ असेस्ट एंड लायबिलिटीज, यानी आप ये अपना डिक्लेरेशन दे रहे हैं अपने चल और अचल संपत्ति का। ईयर हो जाएगा 2025-26 के आधार पर आप दे रहे हैं। इसमें आई यानी अपना नाम भरेंगे, जो भी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक हैं या जो नियमित शिक्षक है, उसमें अपना नाम कैपिटल लेटर में आप भरिएगा। सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ, तो इसमें जो है वो अपना पति का नाम, अपने पिता का नाम या फिर लिखेंगे। अगर कोई लड़का है तो सन ऑफ हो जाएगा, लड़की है तो डॉटर ऑफ, या अगर पत्नी है तो वाइफ ऑफ। तो यहाँ पर जो है पिता या पति का नाम लिखना है, अपना एज लिखना है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपका एज कितना हो रहा है, बिलोंगिंग टू, आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका जो है प्रेजेंटली वर्किंग एज, तो जो टीचर स्कूल टीचर हैं यानी बीपीएससी टीचर है वो इसमें स्कूल टीचर लिखेंगे। जो विशिष्ट शिक्षक है इसमें लिखेंगे एक्सक्लूसिव टीचर। जी, तो ये आपका जो है सिंपली ये इंट्रोडक्शन है। उसके आगे का डिटेल्स देखते हैं हम लोग, इसमें और आगे क्या डिटेल्स देनी है। तो इसमें आगे जो है आपको अपने लायबिलिटीज़ के बारे में बताना है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको बताना है जो डिटेल्स ऑफ मूवेबल एसेट है कि आपके पास कौन कौन सी सामान है। जैसे आप पहला ऑप्शन है कि कैश, तो आप कितना रुपया कैश आपके अकाउंट में है, आपका नाम है तो शेल्फ में आपके पास अगर अकाउंट में 5,000 है तो इसमें 5,000 लिखिएगा। स्पाउस नेम, अगर कोई महिला दे रही हैं तो महिला अपने पति का नाम लिखेंगी, और अगर कोई पुरुष दे रहे हैं तो उन शादीशुदा हैं तो वो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे स्पाउस नेम में। और इसमें अगर उनके पत्नी के पास जितनी संपत्ति होगी उतना कैश यहाँ लिखेंगे कि उनके पास 1,000, 2,000, 5,000 जो कैश है। उसके बाद डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2 और डिपेंडेंट 3 का नाम, यानी बेटा बेटी है तो उनका नाम, या अगर माता पिता हैं तो उनका नाम आप डिपेंडेंट में लिख सकते हैं, जो आपकी सैलरी पर डिपेंडेंट है। तो उनके पास भी अगर कैश है तो यहाँ पर उनका कैश लिखाएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है कि बैंक डिपॉजिट इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अगर आप कुछ फिक्स डिपॉजिट अमाउंट किए हुए हैं एलआईसी वगैरह में या किसी भी बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कंपनी में, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ भरनी होगी। जो आपकी बीवी के नाम पर अगर होगा तो उसको इस कॉलम में देंगे, अगर बच्चे या माता पिता के नाम पर है तो आगे आप इसी प्रकार से भर सकते हैं। अगर कोई बॉन्ड्स या शेयर कंपनी में आप पैसे लगाए हैं, कोई शेयर खरीदे हैं या कोई बॉन्ड आपके पास है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ देनी होगी। दोस्तों ये फॉर्म आप सही से समझ लीजिए, क्योंकि ये फॉर्म जब सही सही भरा करके जमा होगा तभी आपका जनवरी महीने का वेतन मिल पाएगा, नहीं तो आपके जनवरी महीने का वेतन रुक जाएगा। नया साल मंगलमय होते हुए भी आपको परेशानी में फंस जाएंगे। आगे है कि इसमें जो है बॉन्ड शेयर है तो वो आपके नाम है तो इसमें लिखिएगा, आपकी पत्नी के नाम है तो इस कॉलम में, और अगर डिपेंडेंट बच्चों के नाम है तो इस सारे कॉलम्स में आप लिखेंगे। अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है या फिर एनएसएस है या पोस्टल सेविंग्स है, अगर आप पोस्टल बैंक में या फिर एलआईसी वगैरह की कोई पॉलिसी है तो आप उसको इस कॉलम में जो है चौथे नंबर कॉलम में आप उसको फिल करेंगे। और उसके बाद जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो जानकारी देनी है आपको अपने चल अचल संपत्ति है उसमें से, कि आपके पास जो मोटर व्हीकल्स है, यानी आपके पास मोटरसाइकिल है या 4 व्हीलर है जो आपके नाम पर है, तो उस मोटर व्हीकल्स का नाम नंबर लिखना है पहले, अगर 1 है तो 1, और उसके बाद जो गाड़ी का नंबर हो जैसे BR, जो भी आपके जो जिला का जो कोड होगा, BR जो है 01 पटना का, 02 इस तरह से 03, 06, 07, 3055, तो
तो जो भी आपके ज़िला का कोड होगा वो गाड़ी का नंबर के साथ आपको लिखना है मोटर व्हीकल्स में। अगर आपके पत्नी के नाम गाड़ी है तो इस कॉलम में लिखेंगे, और उसके बाद अगर बच्चे या माता पिता के पास है तो अगले कॉलम्स में जिसमें आप जिनका नाम लिखे रहेंगे उसमें उसकी जानकारी देंगे। दोस्तों ये आपका डिक्लेरेशन है। आपके इस डिक्लेरेशन देने से अगर आपके पत्नी के नाम पर संपत्ति है तो उससे आपको आगे जो है जो टीडीएस फॉर्म वगैरह होगा उसमें कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आपके नाम पर कितनी गाड़ियां हैं, क्या कितना ये है, और पत्नी के नाम पर, बच्चे के नाम पर, ये आपको अपना देना है जानकारी। आगे ज्वेलरी के बारे में देनी है। जो ज्वेलरी आपके पास गोल्ड है या फिर सिल्वर है तो जितने ग्राम है उसको ग्राम में देना है, वेट एंड वैल्यू के साथ। जो अभी उसका रेट है वो कितना है, तो आप जान रहे हैं कि गोल्ड का रेट लगभग अभी जो है काफ़ी उछाल पर है, 1-1.25 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। तो गोल्ड और सिल्वर की जानकारी आपको इसमें ऑप्शन में देनी है। पहले ऑप्शन में अगर आपके पास गोल्ड है आपको तो वो जानकारी देनी। अगर महिला हैं तो उनके पास जितने भी गोल्ड है तो सेल्फ वाले में वो लिखेंगी। अगर उनके स्पाउस यानी पति के पास भी अगर कुछ गोल्ड है, रिंग्स वगैरह है, तो वो सेकेंड ऑप्शन में लिखेंगे। और अगर पुरुष है उनके पास कोई रिंग्स वगैरह है तो पहला में लिखेंगे, अपने बीवी का जो भी ज्वेलरी होगा उसको दूसरे ऑप्शन में लिखेंगे, और बच्चे और अगर माता पिता का है तो उसके आगे जो डिपेंडेंट में आप दिए हैं उसमें लिखेंगे। आगे है कि अदर असेस्ट, अदर कोई ऐसी चीज़ है तो उसकी भी आपको वैल्यूज बतानी है कि वह कितनी वैल्यू, क्या वैल्यू का अर्थ ये है कि उसकी कीमत कितनी है, वो आपको इसमें दर्ज करना है। आपके नाम पर कोई ऐसा है ज्वेलरी वगैरह या इन जो डिटेल्स है इसके अतिरिक्त कुछ अदर डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको इसमें देनी है। और जो है ये मेन फॉर्म था। सेकेंड वाले फॉर्म में आपको जो जानकारियां देनी है दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लैंड्स से संबंधित जानकारी देनी है। हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हर अपडेट्स आपके लिए उपलब्ध कराते रहते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आगे देखिए जो डिटेल्स ऑफ वो मूवेबल था, यानी वो आज है, गाड़ी कल आप बेच दिए, ज्वेलरी आज है कल आप बेच सकते हैं, तो वो मूवेबल असेट्स था। अब ये जो है इमूवेबल है, यानी जो आपके पास परमानेंट लंबे समय तक रहता है। परमानेंट लंबे समय तक रहने का अर्थ ये है कि जैसे आपके पास एग्रीकल्चरल लैंड है, खासकर बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 वालों के पास हो सकता है कि अभी खेत कम हो तो इसमें आप नील भर सकते हैं। जो अगर आप के नाम है, पत्नी या पति के नाम है तो उसमें है तो लिखिएगा, नहीं है तो नील भर दीजिएगा। उसी तरह डिपेंडेंट के नाम, अगर बच्चे के नाम आपके खेत नहीं है तो सब में आप नील भर सकते हैं। क्योंकि अभी जो टीआरई 1, 2, 3 में बिल्कुल नवयुवक जो है बहाल हुए हैं, तो वैसे शिक्षकों का जो संपत्ति है अगर वो माता पिता डिपेंडेंट के नाम है तो उनके नाम के आगे जाएगा, ना कि उन शिक्षक के नाम के आगे रहेगा। तो सेल्फ में वो नील भर सकते हैं। अगर उनके नाम है जितनी भी है तो वो उसके आप लिख सकते हैं, उसकी करंट वैल्यू क्या है वो आप बता सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चरल लैंड की बात है कि वो एग्रीकल्चरल लैंड, उसका सर्वे नंबर आपको देना होगा, खाता खेसरा नंबर जो होता है वो आपको टोटल मेजरमेंट उसमें लिखना होगा। उसके बाद है नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आपके पास कुछ इस टाइप की ज़मीन है, जैसे आपके जो घराड़ी वगैरह की ज़मीन है या ऐसी ज़मीन है जिस पर आप खेती नहीं कर रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ देनी है। उसका खाता नंबर, खेसरा नंबर ये देना है। पत्नी के नाम है तो इस कॉलम में लिखेंगे सेकेंड वाले में, और डिपेंडेंट अगर माता पिता या बच्चों के नाम है तो उसके आगे की ऑप्शंस में आप भरेंगे। आगे है कि बिल्डिंग्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आपके पास है, आपके नाम है। अगर शहर में कोई इस तरह का बिल्डिंग है जिसको आप किराए पे लगाए हुए हैं, चाहे वो मकान दुकान के लिए हो या फिर गांव में, या इस तरह की जो ज़मीन है जो आपके नाम पर वो बिल्डिंग्स है, तो उसमें आप लिखेंगे कि वो बिल्डिंग का वैल्यू के साथ जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है उसके साथ लिखेंगे। और फिर उसके अगर नहीं है तो सब में नील भर करके आप आगे का ऑप्शन देंगे। आगे है आपको जो हाउसेज है, अपार्टमेंट है या फिर अदर जो भी इस प्रकार का इंटरेस्ट प्रॉपर्टीज है वो सारी डिटेल्स आप इसमें फिल करेंगे। तो ये आपका सेकेंड पेज दोस्तों फिल हो जाएगा। आगे देखते हैं, चूंकि ये पूरी चल अचल संपत्ति सभी शिक्षकों को देनी है। विशिष्ट शिक्षक जो है इसमें जो है नियोजित शिक्षक छोड़ करके ऐसे समझिए कि बिहार सरकार में कार्य जितने भी राज्यकर्मी शिक्षक है उन सभी शिक्षकों को देनी है। आगे जो जानकारी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, क्योंकि ये जानकारी सभी शिक्षकों को जरूर देनी रहती है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक के पास
लोन होता है, तो आप अगर लोन लिए हैं तो वो जानकारी यहाँ फिल करेंगे। अगर आप अपने नाम पर लोन है आपके पास तो लोन फ्रॉम बैंक लिखेंगे, बैंक का यहाँ नाम लिखेंगे। अधिकांश शिक्षक को, चूंकि जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका पेमेंट एसबीआई में आता है, तो उनका जो ये बैंक होगा वो एसबीआई होगा, तो यहाँ आप एसबीआई लिख देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन, यानी आप जिस तिथि को जमा कर रहे हैं यह फॉर्म, वो डेट यहाँ लिखेंगे एज ऑन में कि हम इस तिथि को जमा कर रहे हैं, और अमाउंट आउटस्टैंडिंग, उस दिन तक आपके बैंक का कितना लोन आप पर ड्यूज है वो अमाउंट आप इस कॉलम में, पहले वाला जो पतला वाला कॉलम है उसमें आप फिल करेंगे। तो ये लोन के बारे में आपको जानकारी देनी है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर बैंक से लिए हैं तो पहला में, और अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लिए हैं, जैसे बजाज लोन लिए हैं या अन्य जो फाइनेंशियल, जो बैंकिंग छोड़ करके जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देती है, आप उनसे भी लोन अगर ले रखे हैं तो उसकी भी जानकारी आपको देनी है, कितना अमाउंट लिए हैं वो जानकारी आपको देनी है। आगे है कि गवर्नमेंट ड्यूज टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद गवर्नमेंट एकोमोडेशन, तो अगर सरकार के यहाँ कुछ इस प्रकार का ड्यूज है तो वो आपको सारी जानकारी इसमें देनी है। ड्यूज टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर बिजली का कुछ बिल वगैरह का कुछ ड्यूज अमाउंट है आपके ऊपर तो वो आपको देना है। अगर गवर्नमेंट का कुछ ड्यूज है, ड्यूज ऑफ डिपार्टमेंट डीलिंग सप्लाई, तो वाटर का अगर है, क्योंकि अभी अपने यहाँ जो है बिहार में अधिकांश शिक्षकों को वाटर सप्लाई जो है वो मिल नहीं रहा है। वाटर सप्लाई के बदले जो है, जैसे दिल्ली वगैरह में है कि वहाँ वाटर का भी यानी पानी का बिल लगता है, जो बिल अगर ड्यूज है तो वो लिखना है, लेकिन अपने यहाँ तो ये है नहीं, इसमें आप नील कर देंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज, तो सरकार ने 125 यूनिट फ्री कर दिया है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके यहाँ ड्यूज है नहीं, तो इसको भी आप कॉलम को नील कर देंगे। आगे देखते हैं, आगे आपको है ड्यूज टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद टेलीफोन, अगर कोई टेलीफोन का बिल आपके यहाँ है तो ये सारा कुछ में सब में नील हो जाएगा, क्योंकि ये सारा बिल अब रहता नहीं है, टेलीफोन अब किसी के पास है नहीं कि उसका बिल जो है ड्यूज रहेगा। आगे आपको इनकम टैक्स के बारे में जानकारी देनी है दोस्तों। आप यहाँ पर इस कॉलम में आप अपना पैन नंबर लिखेंगे, जो आपका पैन नंबर जिस अंक से भी शुरू होता हो, ABCD करके जो है शुरू का 4-5 अक्षर होता है, बीच में फिर 4 अंक होता है, फिर अंत में एक अक्षर होता है, तो वो आप पैन नंबर इस कॉलम में भरेंगे। आप एक एक करके देख लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, और अगर कोई दिक्कत बाकी रह जाती है, कोई परेशानी आपको रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपका हल बताने के लिए बाध्य रहेंगे, हम आपको उसका हल ज़रूर बताएंगे। आपसे इसलिए रिक्वेस्ट भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे है आपको जो जानकारियां महत्वपूर्ण, अब पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है। शुरू में तो आपको थोड़ा सा अपना हल्का सा इंट्रोडक्शन देना था, यहाँ आपको पूरा अपना पर्सनल डिटेल्स देना है, जिसमें आपको यहाँ कॉलम जो दिख रहा है दोस्तों, इसमें आपको जो है, इस कॉलम में आपको अपना प्रान नंबर, जो आपका प्रान जनरेट हुआ होगा जिसके बाद आपका पेमेंट स्टार्ट हुआ होगा, बिना प्रान जनरेट हुए आपका पेमेंट स्टार्ट हुआ नहीं होगा। प्रान कहते हैं कि परमानेंट रिटायर्ड अकाउंट नंबर, पैन होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, प्रान है परमानेंट रिटायर्ड, यानी जब आप रिटायर करेंगे तो परमानेंट रिटायर्ड जो नंबर है वो 10 से जिससे भी आपका अंक शुरू हो उसको आप इसमें परमानेंट जो रिटायर्ड अकाउंट नंबर है प्रान नंबर उसको भरेंगे। जेंडर में मेल फीमेल, जो महिला होंगी वो फीमेल, पुरुष मेल लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद जो भी शिक्षक हैं, जो प्राइमरी के शिक्षक हैं, सभी यहाँ ग्रुप C लिखेंगे। यह फॉर्म आपको सभी शिक्षकों को जमा करना है, तो ये फॉर्म में आप ग्रुप C लिखेंगे। कैडर में आपका जो है जो नियुक्ति हुई है तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं है, बल्कि आप, या बिहार सेक्रेटरी सर्विस नहीं है, हम लोग का क्या है तो बिहार एजुकेशन सर्विस में है। डिस्ट्रिक्ट कैडर के हम नियुक्ति है तो यहाँ पर जो है बिहार एजुकेशन सर्विस लिखा जाएगा, या फिर यहाँ पर आप क्या लिखेगा, बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जो है। उसके आगे होम डिस्ट्रिक्ट है, तो भले आप कार्यरत किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आपका अंतर जिला ट्रांसफर नहीं हुआ हो, लेकिन आप यहाँ पर जो है अपने होम डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। जो जिस जिला के होंगे वो उस जिला का नाम लिखेंगे। सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, जो भी जहानाबाद जिला के हैं वो उसमें अपना नाम लिखेंगे। यहाँ आपको सिग्नेचर करना है। दोस्तों ये जो जमा करना होता है, यह फॉर्मेट आपको जो है जमा करना है। सभी पेज पर आप ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके अपने DDO के पास, जो आपके ब्लॉक में व्यय एवं निकास जो पदाधिकारी है, जहां आपका एब्सेंटी जमा होता
होता है उन्हीं डीडीओ महोदय के पास आपको यह 31 जनवरी 2026 से पहले जमा कर देंगे, अन्यथा आपके जनवरी का वेतन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए दोस्तों हम अगले अपडेट के साथ मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।